नमस्कार मेरे देश के प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 12th का यूनिट नंबर 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसका वीडियो नंबर 1 है। तो आप लोग इसे देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि क्लास समझ में आए तो कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो तो देखो, विद्युत रसायन तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन। ध्यान से एकदम समझना, बहुत हल्का चैप्टर है। तो इससे पहले हम लोग टोटल चैप्टर खत्म कर लें, तीसरा चैप्टर बच रहा है। लिख दें यहाँ पर क्लास 12th यूनिट नंबर 3 तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान से समझना, विद्युत रसायन को समझने के लिए हमको 2 पॉइंट पहले समझना पड़ेगा, और ये दोनों पॉइंट को तो पहले भी कभी तुम पढ़ा होगा। एक सबसे पहला टॉपिक है विद्युत चालक या इलेक्ट्रिक कंडक्टर। विद्युत चालक या इलेक्ट्रिक कंडक्टर। विद्युत चालक या इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बारे में पहले मालूम था कि वे पदार्थ जो विद्युत का चालक हो, माने जिसके द्वारा विद्युत प्रवाहित हो सके, उसे हम लोग विद्युत चालक कहेंगे। जैसे में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इस सब सभी के द्वारा विद्युत क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे विद्युत चालक। तो लिखे हैं कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जैसे धातुएं तथा विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन। दोनों के मतलब समझाते हैं। ये तो बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहा है कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। जैसे में सभी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और यही बात पढ़ा हुआ कि धातु में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है? क्योंकि धातु में आवेश को स्थानांतरण, आवेश को प्रवाहित करने का काम इलेक्ट्रॉन करता है। धातुओं में आवेश को प्रवाहित यानी कि लाने ले जाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसलिए इस पदार्थों को हम विद्युत चालक कहते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल में लिखा है विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन। विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का मतलब समझना। अगर तुमको बोलें कि H2O एकदम शुद्ध अवस्था में यदि H2O है तो विद्युत का सुचालक है कि नहीं? तुम कहेगा शुद्ध अवस्था में H2O है तो विद्युत का चालक नहीं है। शुद्ध अवस्था में H2O विद्युत का चालक है ही नहीं, क्योंकि H2O आयनों में टूटता ही नहीं है। जब आयनों में टूटेगा ही नहीं H2O, तब विद्युत का चालक कैसे होगा? ये तो शुद्ध अवस्था में विद्युत का क्या होगा? कुचालक। लेकिन यदि हम जल में NaCl मिला दिए, जल में कौन सी डाल दिए? NaCl, नमक डाल दें, तो नमक को जब जल में डालेंगे तो बताओ, ये पानी में जाते के साथ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में टूटेगा। आयनों में टूट गया। किस में टूट गया? आयनों में। अब आवेश को लाने ले जाने का काम कौन करेगा? आयन। तो इसको हम लोग कहेंगे विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन। तो अगर कोई जल में मान लिया कि नमक को तो मिला दिया, तो अब वह विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन जो हो गया, अब विद्युत के चालन का काम करेगा। समझ में आ गया बात? तो जितने भी धातुएं हैं सब विद्युत चालक है, और विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन है वो विद्युत क्या है? चालक। बताओ, इतना बात तो समझ में आया? एक टॉपिक तो ये आपको कंप्लीट रखना है। दूसरा टॉपिक तुमको कंप्लीट रखना है कुचालक। ये भी बात तुमको पहले से मालूम है कुचालक के बारे में, बस उसका उल्टा। जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको क्या कहेंगे? कुचालक। जैसे मैं अभी बताएं शुद्ध जल, बताओ शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं। शुद्ध जल में कभी विद्युत धारा प्रवाहित हो गई नहीं। अब कहोगी क्यों नहीं शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित होगा? कहना कि शुद्ध जल आयनों में नहीं टूटता है। अगर बहुत सारे शुद्ध जल मतलब कि हुआ कि अगर जल के अणु यानी 50 करोड़ या उससे ज्यादा, बहुत सारे हजारों अणु कभी कभी टूटता है ना, तो एक आध आयन में टूटता है। तो बताओ, उतना जल है, एक आध को अगर आयनों में टूटा ही, तो बताओ उसको हम क्या कहेंगे? कि आयनों में वो टूट गया। आयनों में नहीं टूटा। आयनों में टूटबे नहीं करेगा तो बताओ आवेश को प्रवाहित कौन करेगा? कोई नहीं प्रवाहित करने वाला है। आवेश को प्रवाहित या तो इलेक्ट्रॉन करता है धातु में,
और नहीं तो विद्युत अपघट के जलीय विलयन में आवेश को प्रवाहित करने का काम आयन करता है। तो शुद्ध जल है जो आयनों में नहीं टूटता है, तो विद्युत का क्या होगा? ये कुचालक। कांच विद्युत का कुचालक, रबड़, बर्फ आदि, तो ये सब कुछ है विद्युत के कुचालक, या अंग्रेजी बोल दो नन कंडक्टर। ये दोनों पॉइंट आपको समझना था। इसको पहले भी तुम लोग पढ़ा होगा कभी न कभी छोटा क्लास में, समझ में आ गई बात? तो बताओ, पहला बताएं विद्युत चालक जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, और दूसरा बताएं कुचालक यानी कि नन कंडक्टर जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, उसको हम लोग नन कंडक्टर कहेंगे। यहां तक समझ में आया? हम लोग को पढ़ना विद्युत चालक के प्रकार, मेन टॉपिक यही है, यही टॉपिक पढ़ना था। ये दोनों टॉपिक को आपको इसलिए बताएं, विद्युत का चालक और कुचालक, ताकि ये वाला टॉपिक हम लोग को बढ़िया से समझ में आए। पढ़ना है हम लोग को चालकों के, विद्युत चालक के प्रकार। तो विद्युत चालक तो समझ गया कि जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। अब पढ़ना है तुम लोग को सिलेबस में विद्युत चालकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। याद रखना, विद्युत चालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं धात्विक चालक। पहला को कौन सा चालक बोलते हैं? धात्विक चालक। समझना ध्यान से, धात्विक चालक के मतलब जितना भी धातु होता है, जितना भी धातु, सभी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि आवेश को स्थानांतरण करता है, आवेश को ले जाने लाने का काम करता है। इसलिए धातु विद्युत का क्या होता है? चालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। समझ में आ गई बात? मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त मतलब कौन इलेक्ट्रॉन? फ्री। तो सभी धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो आवेश को लाने ले जाने का काम करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन लाने ले जाने, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, वो बताओ वो आवेश को कहाँ से लेके जाए? वो तो बॉन्ड बना रखा है। जो कोई धातु में अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो फ्री है तो आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करेगा। जैसे मैं घर में बताओ, सब आदमी बिजी है काम में, मैंने सब कहीं ना कहीं बॉन्ड बने ले, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कोई दुकान से जुड़ा हुआ है, कोई खलिहान से जुड़ा हुआ है, उसको खलिहान वाला काम करना है, कोई खेत से जुड़ा है, तो सब कहीं ना कहीं तो बॉन्ड बने ले है। और घर में कोई रिश्तेदार आ गया और उसको तुमको छोड़ना है, स्टेशन पर पहुंचाना है, तो कौन लेके जाएगा स्टेशन पर? जो घर में फ्री रहेगा। तो आवेश को भी वही धातु में वही इलेक्ट्रॉन आवेश को ले जाने का काम करता है जो धातु में आवेश इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। तो सभी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सभी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को स्थानांतरण करने का काम करता है। इसलिए धातुएं विद्युत के क्या होता है? सुचालक होते हैं। समझ में आए बात? धातु विद्युत का सुचालक होता है। और एक और नॉलेज के लिए बात बता रहे हैं कि धातु में आवेश को लाने ले जाने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चालक के नाम से भी जानेंगे। कौन चालक? इलेक्ट्रॉनिक चालक। समझ में आए बात? चलिए अब ध्यान से इधर समझना क्या लिखे हैं। तो विद्युत चालक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला को क्या बोलेंगे हम? धात्विक चालक। समझना, यानी कि मेटालिक कंडक्टर। क्या लिखे हैं देखो, सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। यही ना समझाएं? जैसे में कॉपर, एजी, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि, इस हम सभी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ देता है कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? तो क्या बताएगा? कहना कि सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेशों को ले जाने का कार्य करता है। इसलिए धातुएं विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। जैसे में लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, टीना, इस हम सब धातु विद्युत का क्या है? सुचालक। लेकिन एगो अपवाद में याद रखना, अपवाद में यहाँ नोट में लिखे हैं, नोट में इस बात को एकदम ध्यान रखना। नोट में जो लिखते हैं ना वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परीक्षा में पेपर में क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहता है। कह रहा है ग्रेफाइट एक अच्छा अधातु है। ग्रेफाइट तो अधातु है, ये तो बचपन से जा रहा है। ग्रेफाइट कौन सी है? अधातु।
तो ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन फिर भी यह विद्युत के चालक है, इनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ग्रेफाइट में याद रखना, मोटा मोटी तौर पे इसका 9th क्लास में पढ़ाए थे, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक क्यों है, 2 सेकंड में बता दे रहे हैं आपको। ग्रेफाइट में जो कार्बन होती है ना, कार्बन की तो वैलेंसी 4 होता है, वो तीनों वैलेंसी के साथ बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन उसका खाली हो जाता है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो चारों में से तीनों के साथ ग्रेफाइट बॉन्डे बना ले रहता है, एक वो फ्री रहता है। इसका मतलब ग्रेफाइट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ग्रेफाइट में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रेफाइट अधातु रहते हुए वह विद्युत के क्या है, सुचालक है। तो अगर पेपर में पूछेगा कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी यह विद्युत के चालक कैसे है, तो जवाब इसका मिल जाएगा, अब दे देगा जवाब। तो नोट में इसको लिख दें, देखो ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होती है, कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्ड बना रहता है कार्बन परमाणु, ग्रेफाइट में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए ग्रेफाइट भी विद्युत का क्या हो जाएगा, चालक। इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो आवेश को स्थानांतरण कर देगा, जिसके कारण यह भी बताओ चालक होता है। तो यह भी विद्युत के कौची है, चालक। बोलो कोई दिक्कत है। और एक पॉइंट अभी तुम लोग को समझाए थे, क्या समझाए थे बताओ, कि धात्विक चालक में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। अभी समझाए थे, धात्विक चालक में आवेश को प्रवाहित करने का काम कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। धात्विक चालक में आवेश को प्रवाहित करने का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। समझाए थे ना। तो बताओ धात्विक चालक में धात्विक चालकों में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, इसलिए इन्हें कौन चालक कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक। कभी कभी पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या है, तो कहेंगे धात्विक चालक को ही इलेक्ट्रॉनिक चालक कहेंगे। कहेगा धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक क्यों कहेगा, समझ में आ रहा बात, तो बता देगा। कहेंगे क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेशों को स्थानांतरण करता है। तो आवेश को ले जाने का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा हो रहा है, मेन काम ओकरा में इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक चालक ही कह सकते हैं। धातु में मेन काम इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है जो आवेश को स्थानांतरण कर रहा है। इसका मतलब कि उस धात्विक चालक को हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहेंगे। बताओ यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला टॉपिक अब देखेंगे, ध्यान से समझना। धात्विक चालक के दूसरा वैद्युत अपघटनी चालक। तो पहला क्या समझा, धात्विक चालक। दूसरा क्या है, वैद्युत या विद्युत अपघटनी चालक, या इसको बोलो आयनिक चालक। विद्युत अपघटनी चालक, चलो विद्युत अपघटनी मतलब मान लिया कि तुमको ना समझ में आ रहा है, विद्युत अपघट तो समझ में आ रहा है। विद्युत अपघट, विद्युत अपघट समझ में आ रहा है ना। अब विद्युत अपघट क्या है बताओ, विद्युत अपघट कहते हैं किसको, बोलो विद्युत अपघट क्या है, बोलो। हाँ तो मन में जवाब दिया कि अगर वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, जल में घुलकर किस में टूट गया, आयनों में। तो अगर जल में घुलकर वह आयनों में टूट गया, जैसे में नमक को हम पानी में डाल दिए, नमक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना लिया, Na पॉजिटिव क्या बना लिया, Cl नेगेटिव, तो आयनों में टूटा ना। तो आयनों में जब वो टूट गया तो उस विलयन को, जो विलयन तैयार हुआ, उस विलयन को कहेंगे विद्युत अपघट्य। समझ में आ गया बात है, एक विद्युत अपघट्य का विलयन तैयार हो गया वो, क्योंकि उसमें आयन आ गया। जब शुद्ध जल था तो वो आयन नहीं था, नमक को डाल दिए, आयनों में टूट गया, अब उसमें आयन का निर्माण हो गया, उसको बोलेंगे विद्युत अपघट्य विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन। तो देखो आप समझ में हो, विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक वे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर किस में टूट जाता है, आयनों में। जैसे हमने क्या बोला कि जल में तुम नमक को घोलो तो आयन में टूट जाएगा,
Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में टूट जाएगा। तो वे पदार्थ, कोई भी पदार्थ, नमक जैसा हो दूसरा पदार्थ भी हो सकता है, जो जल में घुलने के बाद किस में टूट जाता है, आयनों में, तो उसे ही हम लोग विद्युत अपघट्ट कहते हैं और इनके मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करता है। कहने का मतलब हुआ कि अब इसमें आवेश को प्रवाहित करने का काम मुक्त आयन करेगा। कौन करेगा? मुक्त आयन। समझ में आया बात है? तो विद्युत अपघटनी चालक में या आयनिक चालक में आवेश को प्रवाहित करने का काम कौन करता है? आयन, मुक्त आयन। क्योंकि नमक को जब हम घोले पानी में तो नमक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, तब उसमें तो बताओ दो दो आयन बन गया ना, एक धन आयन और एक ऋण आयन। अब उस विलयन में आयन का निर्माण हो गया। जब उसमें विद्युत धारा को हम एक छोर से प्रवाहित करेंगे तो उस विद्युत धारा का आवेश दूसरा छोर तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने का काम कि कौन किया? आयन। तो धातु में आवेश को ले जाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन, और विद्युत अपघटनी चालक में या आयनिक चालक में आवेश को ले जाने का काम करता है कौन? आयन। इसलिए इसको आयनिक चालक भी कह सकते हैं। इसलिए कौन चालक कहेंगे इसको? आयनिक चालक। क्यों? क्योंकि आवेश को ले जाने का काम कौन कर रहा है? आयन। इसलिए इसको कौन चालक कहेंगे? आयनिक चालक। बताओ समझ में आए बात है? तो बस अगर विद्युत अपघटनी चालक चाहे आयनिक चालक पूछे तो कहना कि जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है विद्युत अपघट कहते हैं, इनके मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करता है। मुक्त आयन जो आयनों में टूटने के बाद उसमें फ्री आयन का निर्माण हुआ, वही आयन आवेश को प्रवाहित करने का काम किया। ये बोतल में हम पानी लिए, अभी शुद्ध पानी, एकदम शुद्ध H2O है, शुद्ध H2O है। अब इस पानी के ऊपर से हम मान लिया जाए कि इसको टिप्पी खोल करके और यहाँ पर मान लिया जाए कि या यहाँ पर छेद करके यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो क्या इसमें करंट यहाँ पर मारेगा? कहेंगे बताओ इसमें पानी अगर गिराएंगे, पानी को पकड़ेंगे तो बताओ करंट मारेगा? नहीं, करंट मारेगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध पानी है और शुद्ध जल आयनों में नहीं टूटता है। समझ में आ रही बात? बताएं ना कि शुद्ध जल के हजारों अणु में से एकाध अणु आयन में टूटेगा, तो ना के बराबर टूटा ना, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा कहां से? समझ में आ रहा है बात? जब इस पानी के मान लिया कि यहाँ छेद कर दिए, एकदम सेटिंग कर दिए, तार उर छेद करके पानी इसमें भर दिए, एकदम शुद्ध जल पानी भर दिए, इसमें तार करंट दे दिए। अब इस पानी को नीचे गिरा रहे हैं, हाथ में से ले रहे हैं, बताओ करंट मारेगा कि नहीं? करंट मारेगा? नहीं मारेगा करंट। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि शुद्ध जल है, शुद्ध जल आयनों में नहीं टूटता है। वही अक्रम में अगर हम नमक डाल दें, क्या डाल दिए? नमक है। अब बताओ अब करंट मारेगा कि नहीं? अब करंट मारेगा, क्योंकि अब पानी है जी, इसमें नमक आयनों में टूट गया। नमक किस में टूट गया? आयन में। नमक है जो आयन में टूट गया, इसलिए क्या हो जाएगा? विद्युत के चालन का काम करेगा। अब आयन है जो आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक लाने ले जाने का कार्य शुरू कर देगा। तो यहां पर नोट में इसमें भी एक पॉइंट लिखवाए हैं, जैसे धात्विक चालक में एक पॉइंट लिखवाए थे कि धात्विक चालक में आवेश को ले जाने का काम इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। और इसमें विद्युत अपघटनी चालक में आवेश को प्रवाहित करने का काम मुक्त आयन करता है, इसलिए इनको हम आयनिक चालक कहते हैं। कौन चालक कहते हैं? आयनिक चालक भी कहा जाता है। तो आयनिक चालक क्या है? कहना कि आयनिक चालक बस विद्युत अपघटनी चालक को ही कहते हैं। कहेगा विद्युत अपघटनी चालक, तो कहेंगे जब कोई पदार्थ को जल में घोलते हैं तो वह आयनों में टूट जाता है, तो उसे हम विद्युत अपघटनी कहेंगे। समझ में आया? समझा कि नहीं? अब हम विद्युत अपघट्यों के प्रकार, ये पढ़ना है, ये वाला धात्विक चालक के प्रकार नहीं, किसके प्रकार? विद्युत अपघट्यों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य के प्रकार। ध्यान से समझना, विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य जो होता है ना, वह दो प्रकार के होता है। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, पहला प्रबल विद्युत अपघट्य, या अंग्रेजी में बोल दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कुछ विद्युत अपघट्य प्रबल होंगे
और कुछ विद्युत अपघट दुर्बल होंगे। प्रबल विद्युत अपघट समझना, प्रबल विद्युत अपघट क्या है? प्रबल विद्युत अपघट के मतलब होता है कि जो जल में घुलकर, अगर कोई पदार्थ हमारे पास है, पानी में घोलें, एकदम 100% घुल गया। 100% कहने का मतलब कि अगर कोई पदार्थ के 1000 अणु हम पानी में डालें तो 1000 अणु के 1000 अणु, टोटल के टोटल अणु सब आयनों में टूट गया, यानी सब विघटित हो गया, सब टूट गया, एक भी नहीं बचना चाहिए। उसको बोलते हैं कि 100% विघटित हो जाना। समझ में आ रहा है बात है? तब उसको हम लोग कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट। 100% एकदम पानी में घुल जाए, एक भी अणु नहीं बचना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघट। और कुछ प्रबल विद्युत अपघट को याद रखना है आपको, तो याद रखना प्रबल विद्युत अपघट क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से 100% आयनित हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघट। और प्रबल विद्युत अपघट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के उदाहरण याद खाली रखना है बस परीक्षा में। पहला को बोलेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में कौन कौन याद रखना है? एक तो HCl याद रखना है, एक नाइट्रिक अम्ल और एक सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों के बार बार नाम लिया जाएगा पूरा चैप्टर में, इसलिए 3 को तुमको एकदम दिमाग में एकदम बैठा के रखना है कि इसको हम लोग बोलेंगे प्रबल विद्युत अपघट। ये सब एक प्रकार का विद्युत अपघट है, सब आयनिक चालक है। समझ में आ रहा बात है? तो ये बार बार इसके नाम लेंगे कि कोई विद्युत अपघट का विलयन हम HCl के द्वारा तैयार कर रहे हैं, समझना कि प्रबल विद्युत अपघट डाला जा रहा है, या नाइट्रिक अम्ल डाल रहे हैं प्रबल विद्युत अपघट, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रहे हैं प्रबल विद्युत अपघट डाल रहे हैं। तो पूरा केमिस्ट्री में इसका नाम बार बार आएगा, तो इसको याद रखना कि प्रबल विद्युत अपघट है। कौन कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बताओ विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट 3 प्रकार के। पहला बताएं प्रबल विद्युत अपघट, प्रबल अम्ल। दूसरा प्रबल क्षार, और प्रबल क्षार में याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2 को याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें प्रबल क्षार है, इसकी जरूरत भी बार बार पढ़ने वाली है नाम, तो ये दोनों के नाम एकदम पक्का याद रखना, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल। और तीसरा याद रखना सभी लवण, टोटल लवण। टोटल लवण, लवण तो प्रबल दुर्बल होता नहीं है, लवण तो लवण होता है। याद रखना एक चीज, लवण कभी प्रबल और दुर्बल नहीं होता है, सब लवण एक प्रकार का लवण ही है। समझ में आ गया बात? तो लवण में, सभी लवण में याद रखना सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट, ठीक है ना? ये 3 गो लवण के नाम याद रखना है, इसकी जरूरत बार बार आने वाला है। तो बताओ प्रबल विद्युत अपघट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी लवण। बोलो कोई दिक्कत? चलिए दूसरा, आपको बताए थे कि विद्युत अपघट 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको बताएं प्रबल विद्युत अपघट और प्रबल विद्युत अपघट बोले कि 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों के बारे में समझ में आया। अब दूसरा इसका प्रकार है विद्युत अपघट का दूसरा प्रकार दुर्बल विद्युत अपघट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दुर्बल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट के मतलब जो जल में घुलकर कम आयनित होता है, 100% नहीं टूटता है। मान लिया कोई पदार्थ हमने लिया और इस पानी में हमने घोल दिया, अब पानी में घोलने के बाद मान लिया कि कोई पदार्थ के 1000 अणु है, 1000 अणु है, उसमें से मालूम चला कि 990 अणु तो टूट गया आयनों में, 10 अणु रह गया, तो इसको कहेंगे दुर्बल विद्युत अपघट। 100% ना टूटा, या 1000 अणु है, कोई पदार्थ हम लिए, नमक का या कोई चीज का पदार्थ हमने ले लिया, या कोई भी चीज का पदार्थ ले लिए, जल में उसको हम डालें, कोई भी पदार्थ लेने के बाद जब इसको जल में हमने डाला तो मालूम चला 1000 अणु था, उसमें से मालूम चला कि 200 अणु टूटा। आयनों में कितना अणु विभक्त हुआ? 200, बाकी 800 रह गया, तो उसको हम दुर्बल विद्युत अपघट कहेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? और 100 के 100% हम घुल गया तो उसको क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघट। तो दुर्बल विद्युत अपघट तो याद हो ही गया होगा। बताओ दुर्बल विद्युत अपघट क्या बोलेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट में, दुर्बल विद्युत अपघट बताओ। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होता है, दुर्बल विद्युत अपघट कहलाता है। और दुर्बल विद्युत अपघट भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के।
एक को बोलेंगे हम दुर्बल अम्ल और दूसरा को बोलेंगे दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल में याद रखना है एग्जाम्पल में एसेटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ठीक है ना। और दुर्बल क्षार में याद रखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये समान है, दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षार है। इसको जल में जब घोलोगे तो 100% नहीं आयनित होगा, 100% नहीं टूट पाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट। अम्ल रहेगा तो दुर्बल अम्ल और क्षार रहेगा तो दुर्बल क्षार। तो दुर्बल विद्युत अपघट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। चलिए यहां तक समझ में आया। चलिए अगला टॉपिक या बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से समझना। यहां से जितना अभी तक हमने पढ़ा उस टॉपिक एकदम ध्यान से एकदम समझना। पहले धात्विक तथा विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर। हमने धात्विक चालक पढ़ा जिसमें आपको बताया गया कि धातुओं में आवेश को स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम इलेक्ट्रॉन करता है। और विद्युत अपघटनीय चालक में बताएं कि आवेश को इसमें ले जाने का काम आयन करता है। इसको धात्विक चालक को हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कहेंगे और इसको विद्युत अपघटनीय चालक को हम क्या कहेंगे? आयनिक चालक कहेंगे। परीक्षा में आपको 2 नंबर के अंतर पूछ देता है, तो 2 अंतर ही लिखना है परीक्षा में, लेकिन हम तो इतना अंतर लिखें 5-6 अंतर आपको समझाएंगे ताकि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा बात है? ध्यान से समझना। तो एक तरफ लिख दिए हैं धात्विक चालक और दूसरा तरफ लिख दिए हैं विद्युत अपघटनीय चालक। ध्यान से समझना, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। धात्विक चालक और एक है विद्युत अपघटनीय चालक। चलिए देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे हैं इसमें, जितना पढ़ा है उसी में से लिखे हैं। विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। शॉर्ट में लिखना है, तुम लोग अपने से लिखना है, होता है, ठीक है ना। तो सेंटेंस को पूरा करने आता है ना, तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखे, तो समझ ही रहा है काहे नहीं लिखे, ढेर में लिखे पड़ता होगा। विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ई पट्टी देखो, ई पट्टी क्या लिखवाए हैं, अभी पढ़ाए थे कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुक्त आयनों द्वारा। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कौन करता है? मुक्त आयन करता है। दूसरा, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। अब कहो कैसे रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा? मान लिया कि एल्युमिनियम का तार है, लोहा का तार है, कोई भी चीज का तार है, उनसे जब विद्युत धारा यहां पर देगा तो बताओ उसका आवेश यहां से यहां तक मुक्त इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई रासायनिक परिवर्तन होगा? नहीं। लेकिन इनमें विद्युत अपघट का विघटन हो जाता है। विद्युत अपघट का क्या हो जाता है? विघटन होता है, विघटन हो जाता है, विद्युत अपघट टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझेगा कैसे टूट जाता है, बता रहे हैं। ध्यान से समझना एकदम। देखो मान लिया कि हमारे पास कोई बर्तन है, हमारे पास क्या है? बर्तन। ध्यान से समझेगा, हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने पानी डाल दिया। कुछ डाल दिए? पानी। और पानी डालने के बाद हम इसमें NaCl डाल दिए। कुछ डाल दिए? NaCl। तो बताओ सोडियम किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव टूटेगा और क्लोरीन किस में टूटेगा? Cl नेगेटिव टूटेगा, यही ना टूटेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालें। कितने इलेक्ट्रोड? 2 इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड, चलो हम यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, 2 इलेक्ट्रोड हमने डाल दिया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोड है एनोड और एक इलेक्ट्रोड है कैथोड। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? अब क्या होगा कि जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित जब इसमें होगा तो बोलो इसका पॉजिटिव आयन किधर की ओर जाएगा? नेगेटिव की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा ना। और इसका नेगेटिव किधर की ओर जाएगा? इधर की ओर जाएगा।
इसका पॉजिटिव उधर की ओर, इसका नेगेटिव इधर की ओर। टोटल इसमें हम तो एक ही को पॉजिटिव लिखे ना, इसमें तो बहुत सारे पॉजिटिव आयन होंगे। सब पॉजिटिव आयन नेगेटिव के आयन की तरफ चला जाएगा और सब नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन की तरफ चलाएगा। तो बताओ इसके विलयन जो है, विलयन में रासायनिक परिवर्तन दिखेगा कि नहीं? इसका घनत्व में परिवर्तन दिखेगा ना, विलयन के घनत्व में परिवर्तन दिखेगा, इसके आयतन में भी परिवर्तन दिखेगा, दिखेगा ना परिवर्तन। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखना कि धात्विक चालक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनीय चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है। बोलो कोई दिक्कत? मतलब इसमें विद्युत अपघट का विघटन हो जाता है, टूट जाता है। अब ध्यान से तीसरा समझना, इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, स्थानांतरण नहीं होता है, उसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। अभी हमने समझाया कि जब हमने उसको NaCl डाले थे एक बर्तन में लेकर के और 2 इलेक्ट्रोड डाले थे, तो पूरा सोडियम माइनस की तरफ चला गया और पूरा क्लोरीन किसके तरफ चला गया? प्लस की ओर। एक समय ऐसा आएगा कि प्लस वाला छड़ पर पूरा क्लोरीन आके बैठ गया और माइनस वाला छड़ पर कुछ आके बैठ गया, सोडियम आकर के पूरा बैठ गया। तो बताओ बीच में जो विलयन था उसका द्रव्यमान बढ़ल महसूस होगा कि कम होगा? द्रव्यमान कम जाएगा। लेकिन ये लोहा के तार है, एल्युमिनियम के तार है, पित्तल का तार है, इसको से विद्युत धारा लेकर जाओ, 100 ग्राम के तार है, बताओ साल भर के बाद तोलो इसको, उतने रहेगा। इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। बताओ समझ में आया बात? चलिए अगला, इनमें उत्पन्न प्रतिरोध है मुक्त इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं पर टकराने के कारण होता है। इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं पर टकराने के कारण होता है। इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के परमाणु पर टकराना। मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु पर कैसे टकराता है बताओ? अगर कोई मान लिया कि परमाणु है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसी, बताओ ये परमाणु है, मान लिया कि छड़ है, कोई परमाणु है, तार है, ठीक है, और यहां से वाला इलेक्ट्रॉन है, आवेश को उधर से लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, आवेश को इधर से उधर लेकर के जा रहा है, तो इसके सतह पर बताओ मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराते जाएगा ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब टकराते जाएगा तो बताओ प्रतिरोध का मतलब क्या पढ़ा था? जो धारा को विरोध करे, धारा को विरोध करे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किसको से टकरा रहा है? परमाणु से टकरा रहा है। इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगा कि कम जाएगा? गति कम जाएगा। इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगा? कम जाएगा। समझ में आ रहा बात? जब कोई देखो, जब कोई पदार्थ में धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उसमें ऐसे ऐसे कंपन होता है, ऐसे ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इतना दूर पर, माने कि है ये इतना मोटा और कंपन कर रहा है, अपना मोटाई से ज़्यादा हिस्सा तक ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ऐसे ऐसे टकरा रहा है, ओकरा में टकरा रहा है, तो बताओ इसकी वेग क्या होगा? घटेगा। वेग घटेगा तो आवेश बताओ उतना ही पहुँचेगा कि आवेश कम पहुँचेगा? आवेश कम पहुँचेगा। तो आपको आएगा कि धातुओं में प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है? तो कहेंगे धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर टकराता है तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है। लेकिन क्या इसको टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें, टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ा दें, तो जब तापमान के बढ़ाएगा ना तो इसमें कंपन और बढ़ जाएगा। कंपन जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। जब बताओ पहले इतने दूर तक टकरा रहा था ऐसे ऐसे, अब कंपन इसका बढ़ गया, कंपन बढ़ गया तो बताओ इसको कंपन की क्षेत्रफल जो है बताओ बढ़ गया ना, ज़्यादा दूर तक कंपन कर रहा ना। कोई भी धातु में अपना खुद का कंपन होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब। समझ में आ रहा बात? कंपन करने लगता है। लेकिन जो कंपन का जो क्षेत्र था वो इतना ही था, लेकिन जब उसको गर्म किए तो इसका कंपन का क्षेत्र क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कंपन का क्षेत्र जब बढ़ गया ना तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन इधर से आवेश को लेकर के आ रहा है तो कंपन का क्षेत्र बढ़ेगा, तो ज़्यादा टकराएगा। ज़्यादा टकराएगा तो बताओ प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? पर तो 10वीं क्लास में पढ़ा था कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यही कारण है कि बढ़ जाता है कि ताप बढ़ता है तो कंपन बढ़ जाती है, कंपन बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराता है, ज़्यादा टकरा जाता है, वेग कम जाता है, और ज़्यादा वेग कम जाता है प्रतिरोध बढ़ गया, धारा कम पहुंचेगा। बताओ समझ में आया?
इस तरफ क्या बोलेंगे, इसमें प्रतिरोध मुक्त आयन के विलायक परमाणुओं पर टकराने के कारण होता है। तो इसमें बताओ, इसमें प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं पर टकराने पर। और उसमें बताओ, उसमें प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है, मुक्त आयन के विलायक परमाणुओं पर टकराने के कारण। इसमें बोलेंगे कि मुक्त आयन के विलायक के परमाणुओं पर टकराने से कौन टकरा रहा है, मुक्त विलायक के परमाणु पर कौन टकरा रहा है, मुक्त आयन। इसमें धातु के परमाणु से कौन टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टकराने के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इसमें मुक्त आयन विलायक के परमाणुओं से टकराने के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। बताओ समझ में आया, समझा कि नहीं। चलिए अगला टॉपिक, ध्यान से अगला पॉइंट देखना। अगला पॉइंट 4 पॉइंट हुआ ना, 5वां पॉइंट है। इसमें सबसे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्ट जिसमें धात्विक चालक में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन दे दिया, मुक्त आयनों के कारण, यानी मुक्त आयन को परमाणुओं पर टकराने के कारण, या मुक्त आयन को विलायक के परमाणुओं पर टकराने के कारण, या मुक्त इलेक्ट्रॉन के धातुओं के परमाणुओं से टकराने के कारण, इनमें से सभी। तो किस में टिक मारेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के धातुओं के परमाणुओं से टकराने के कारण। समझ में आ गई बात। तो कहेगा धात्विक चालक में प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, या प्रतिरोध उत्पन्न कैसे होता है, और विद्युत अपघटनी चालक में प्रतिरोध उत्पन्न कैसे होता है। बताओ, इसका जवाब भी तुम दे सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन दे दिया तो उसका भी जवाब मिल जाएगा बढ़िया से। समझ में आ रहा है बात। अगला ध्यान से समझना, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। विद्युत अपघटनी चालक में ताप बढ़ेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या, ये वाला नहीं बताएं 5 पॉइंट। 5वां पॉइंट समझना, कम प्रतिरोध होने के कारण, बताओ इसका दोनों की तुलना करो, कंपेयर करो, ज्यादा प्रतिरोध इसमें उत्पन्न होगा कि ज्यादा प्रतिरोध विद्युत अपघटनी चालक में उत्पन्न होगा। इसमें कम प्रतिरोध उत्पन्न होगा और विद्युत अपघटनी चालक में ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो कम प्रतिरोध इसमें उत्पन्न होता है, प्रतिरोध तो दोनों में उत्पन्न होगा ना, लेकिन इसमें कम और उसमें ज्यादा। तो कम प्रतिरोध उत्पन्न होने के कारण इसको अच्छा चालक मानते हैं, और उसमें कुछ अधिक प्रतिरोध होने के कारण चालकता धात्विक चालक से क्या होती है, कम होती है। तो उसकी चालकता धात्विक चालक से कम होती है और इसकी चालकता विद्युत अपघटनी चालक से ज्यादा होती है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। और अगला टॉपिक, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अभी हमने बताया कि अगर कोई पदार्थ है, अभी बताए ना, तो जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो उसमें कंपन होने लगती है, कंपन होती है, और जब उसको ताप बढ़ाएगा तो कंपन की गति और बढ़ जाएगा, ज्यादा क्षेत्रफल लेना शुरू कर देगा। तो बताओ, और ज्यादा टकराएगा, ज्यादा टकराएगा तो बताओ ऊर्जा ज्यादा खपत होगा, ऊर्जा ज्यादा खपत होगा, वेग कम जाएगा, वेग कम जाएगा तो बताओ आवेश को ले जाना, बताओ ज्यादा लेके जाएगा आवेश की कम लेके जाएगा, आवेश का मान कम जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किसमें, विद्युत अपघटनी अति धात्विक चालक में, सॉरी, ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है धात्विक चालक में, लेकिन उसमें इसका उल्टा काम हो जाता है। ताप जब उसको बढ़ाते हैं ना तो प्रतिरोध का मान कम जाता है, और जब प्रतिरोध का मान कम जाता है तो चालक का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे, हम पानी में क्या डाले थे, नमक, जो पानी में नमक को हम डाले थे, अब उसको तुम गर्म करो, तो गर्म करेगा तो पानी के अणु भी गर्म होगा, तो पानी के अणु के साथ साथ बताओ नमक में सोडियम और क्लोरीन दोनों का अणु गर्म होगा। जब दोनों का अणु गर्म होगा तो दोनों को ऊष्मा मिलेगा, अब दोनों को ऊष्मा मिलेगा तो ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, और ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा तो बताओ उसका गति का मान बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ गया। जब गति का मान उसका बढ़ गया यानी कि वेग उसका बढ़ जाएगा, तो बताओ वह आयन है, आयन का वेग बढ़ल है तो आवेश को जल्दी जल्दी लेके जाएगा। तो विद्युत अपघटनी चालक में ताप को बढ़ाएगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा, यानी कि प्रतिरोध का मान कम जाएगा, प्रतिरोध का मान कम जाएगा, धारा ज्यादा प्रवाहित होगा। बताओ समझ में आया। तो बस इसमें लिखना है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। इसको काट दिए हैं। बताओ समझ में आया। आज की क्लास यहां तक समझ में आया। अब इसका सेकंड पार्ट कल है। यहां तक कोई दिक्कत,
यहाँ तक नोट्स कर लेना और टेलीग्राम पर डाल दिए हैं इसको, ठीक है। चलिए।